अस्सलाम वालेकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मैं हूं शहजाद हुसैन बट। वेलकम टू दी शो। जो इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान, कितने नतीजा खेज साबित हो सकते हैं, कंसिडरिंग कि हुकूमत के पास अभी अगर बादियों नज़र में देखा जाए तो ये अथॉरिटी भी नहीं है कि वो एक मुलाकात करा सकें उस मुज़ाकराती टीम की जो हुकूमत से मुज़ाकरात कर रही है इमरान खान साहब से। और सिर्फ एक छोटी सी डिमांड थी जिसमें कहा गया कि आप हमारी तरह एक तफसीली मुलाकात होने दें, क्योंकि दे हैव टू टेक ऑर्डर्स फ्राम देयर। वो चेयरमैन है पार्टी के इमरान खान साहब, लेकिन हुकूमत वो करा नहीं पाई। अब इसमें से क्या आगे निकल सकेगा, इसमें कितनी संजीदगी बाकी रह गई है, क्या जिनका वजन मैटर करता है वो इन मुज़ाकरात के पीछे हैं या नहीं है। इसके अलावा ये कि मिलिट्री कोर्ट्स में जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है या नहीं। रिमार्क्स तो बहुत अच्छे आ रहे हैं उसमें जज साहिबान के, वहां पे तहरीक इंसाफ को उम्मीदें क्या हैं ओवरऑल इस सब मामले से, और फिर क्या इमरान खान साहब को शिफ्ट किया जा सकता है उनकी मर्जी के बगैर भी यहां से अडयाला जेल से बनी गाला या समवेयर इन खैबर पख्तूनख्वा। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फैसल चौधरी साहब मौजूद हैं। इमरान खान साहब को मुख्तलिफ केसेस में रिप्रेजेंट भी करते हैं, लॉयर भी हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने वक्त दिया है। चौधरी साहब, आपकी मुलाकात हुई आज खान साहब से, एक तो ये बताइएगा ओवरऑल क्या बातचीत हुई, और मैं स्पेसिफिकली ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो मुज़ाकरात चल रहे हैं आपकी हुकूमत के साथ, इससे खान साहब को कितनी उम्मीदें हैं इस वक्त इस प्रोसेस से? देखिए, कोई खास उम्मीद तो नहीं है। उसकी वजह आज हमने ये कहा है कि गवर्नमेंट जो है वो गैर संजीदा नज़र आती है और उनका टोटल मतमा नज़र 26 नवंबर का जो इशू है उसको डाइल्यूट करना है और वो टाइम गेन करके इसको फेड अवे करना चाहते हैं। और उसके साथ साथ इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि 2 दिन की लगातार कोशिशों के बावजूद भी जो है कल भी मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग नहीं करवा सकी हुकूमत, तो इससे उनकी करार के ऊपर भी संजीदा सवाल उठता है। और इस बात से फिर ये उन्होंने इंदिया दिया है कि दोबारा उसको आदा किया है कि अगर तीसरी मीटिंग में हुकूमत जो है वो जुडिशल कमीशन की तरफ नहीं आती है तो फिर शायद मुज़ाकरात का अमल करना पड़ेगा। और उन्होंने इसकी मिसाल थर्ड अंपायर की तरह दी। उन्होंने कहा कि जो जुडिशल कमीशन है वो थर्ड अंपायर है, जो टीम बेईमानी करना चाहती है वही थर्ड अंपायर की मुखालफत कर सकती है। उन्होंने अपने करियर के हवाले में कहा कि हमने वहाँ पे भी थर्ड अंपायर लाए थे। तो अब इसी जो है एक इंडिपेंडेंट काबिल कबूल जुडिशल कमीशन बनाया जाए जहाँ पे 9 और 26 नवंबर के जो साने हैं इनकी तहकीकात और अदाना की जाए। हम भी अपना सबूत देंगे और बाकी भी सबूत लें और वो जो फैसला देंगे काबिल कबूल होगा सब तक। सही। तो इसमें अगर चौधरी साहब नहीं बनाती हुकूमत, जो कि अभी तक अपैरेंटली लग रहा है कि जुडिशल कमीशन मई 9 पे और नवंबर 26 पे, तो उसके बाद अगला क्या लाएमल खान साहब के जहन में है या वो उन्होंने कुछ बताया हो इस बारे से? देखिए, वो तो ब्रेक मैंने कोई काम, लेकिन बात ये है कि हुकूमत की जो इख्तियारात है ना अकबर साहब, उसमें बड़े संजीदा सवालात उठते हैं। और पहले हमें कहा जाता था कि आपकी मुज़ाकराती कमेटी का इख्तियार नहीं है, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर इल्म है कि स्पीकर साहब से लेके जो मेंबर हैं कमेटी के, उन्होंने अपनी भरपूर कोशिश की है, लेकिन उनसे मुलाकात मैंने की। और फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नवाज के अंदर एक गिरोह है ख्वाजा आसिफ की सरबराही में, जिसकी मरीम नवाज साहब की सरबराही में, जो अपने चचा की को अंडरमाइन करती हैं, उनको भी तनकीद करते हैं। और जो मुज़ाकराती अमल और मुज़ाकराती टीम है उसका भी मजाक उड़ाया जाता है। और एक जो मुज़ाकरात की गैर संजीदगी जो है वो इस पर बार बार जो वो मेंबर नहीं है कमेटी के, लेकिन उनकी तरफ से मुज़ाकराती अमल देखें। इन मुज़ाकरात में आपने कहा कि स्पीकर साहब ने एंड सम अदर पीपल, उनका एक ऑनेस्ट रोल था, उनका एक दे वांटेड दे मेड अ सीरियस एफर्ट, बट एट द वेरी सेम टाइम जो मुझे आपकी बात से भी समझ आई है और ओवरऑल देख के भी समझ आ रही है कि जो पहले ख्याल था कि शायद इनके पीछे वेट है उनका जो मैटर करते हैं, तो वो तो अब लग रहा है कि नहीं है। मतलब ये हर चीज़ जो ये आगे कमिट करते हैं वो पीछे से एंडोर्स नहीं होगी, तो फिर फ़ायदा तो कोई नहीं मुज़ाकरात का। वही बात तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास इस फिक्र की ताकत नहीं है कि आप अपनी चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते हैं, तो फिर आप ये बताइए मुज़ाकराती अमल जो है, क्योंकि हम पे तो तानाज़नी ये की गई आप लोगों की तरफ से भी और दूसरे लोगों की तरफ से भी कि भाई हम सियासी लोगों को इन्वॉल्व नहीं करते, सियासी हुकूमतों को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। तो
हमने करके आपके सामने रख दिया कि ये देख ली, मुज़ाकराती कमेटी बनाएंगे। अब मुज़ाकराती कमेटी जो है उनकी कोशिश जो है वो सर मुलाकात की हद तक 12 आवर साबित नहीं हुई, तो अगर कोई फैसला कर ले तो फिर वो उस पर अमल कौन कराएगा। तो ये एक हुकूमत को ने जो तमाम रुजू भी किया, हमने उनको पॉलिटिकली एक्सपोज भी किया कि देखिए हम जानते हैं कि इनके पल्ले का नहीं है, लेकिन आप सब लोग की इत्मीनान के लिए आप भी देख लीजिए और आप उसी कॉन्फ्लिक्ट में हैं जहाँ पे हम पहले थे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, काबिल एहतराम फवाद फैसल भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो ट्वीट्स काबिल एहतराम बानी चेयरमैन साहब के आ रहे हैं वो आपने भी देखे हैं, क्या इन ट्वीट्स के बाद कुछ सुलह की गुंजाइश रहती है? मुज़ाकरात कामयाब होते आपको नजर आते हैं? ना लो खान साहब, फैसल चौधरी वो शख्स है, फवाद चौधरी का भाई है, जो पीटीआई का बड़ा लीडर है और बाद में उसने है या नहीं है, इसका पहले मुझे बता दे, मैं नाम भी ले देता हूं। आप किस पार्टी के हैं? ना लो, बाकी मैं कर दूंगा। नहीं, आप करें, बिस्मिल्लाह करें। फवाद चौधरी किस पार्टी में है मुझे बता तो देना। देखें उसका जो है ना बोलने दे साहब, बोलने दे इमरान खान साहब। खैर जय जरा जी सर, आप मैंने बात कुछ और की है, सुन लिया करो ना। एक तो व्हाट्सएप तुम सख्त आदमी हो, नहीं सर नहीं सुनते ही नहीं साड़ी प्लीज। मैं क्या है कि बानी पीटीआई क्या होता है? इमरान खान का नाम लें आप पीटीआई में हैं? मैं पीटीआई में था, हूँ और रहूंगा। फैसल भाई हैं, और यही तो मैं पूछ रहा था आपसे कि अगर मैं बानी चेयरमैन का नाम लूं, पीटीआई का नाम लूं, तो मेरा सबसे बड़ा भाई और आपका मेरा बड़ा भाई फवाद चौधरी किस पार्टी में है? वो उसका इससे मौजूद से रेलेवेंस नहीं है, वो भी पीटीआई में है, है और रहेगा। आगे चलो। अच्छा, था है, सवाल था है और रहेगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं किबला बानी चेयरमैन का भी पीटीआई से रेलेवेंट ये बात नहीं है। वो इंतहाई काबिल एहतराम है, वो जनाब हमारे साबिक वजीर आजम है, वो कैदी नंबर 804 है, और वो जनाब शौकत खानम के बेटे हैं। अच्छा, सवाल का जवाब तो दे दे। नाम नहीं इमरान खान साहब का, डरे नहीं। व्हाट्सएप ले ले क्या सर जी, इमरान खान का नाम लेना इसमें कोई बुराई है नहीं, खुदा पूरी दुनिया ले रही है। बुराई किस बात की? ले लेना फिर, किस बात की बुराई है इस बात? तो आप पूछे फिर सवाल, नाम लेके। लेकिन उनका इखलाकी तौर पर उनको शौकत खानम का बेटा भी कहना कोई बुराई तो नहीं है कि है? नहीं, बानी पीटीआई ना कहें। सलमान का अब्बू कहना कोई बुराई तो नहीं है? सलमान का अब्बू ये गाली है? वो नहीं, वो सलमान का सलमान की बुशरा बीबी का शौहर कहना को बुरी बात तो नहीं है। हम किधर को निकल गए हैं? मैं सवाल को वहीं पे रखते हैं, नजर सादा करते हैं। आप पूछ कर बता दें, नाम लेके पूछ ले। आपका फ्रेंड हुए हैं, लेकिन ये बात आपने नाम नहीं लिया यार। नाम सर मैंने लिया बॉस जी, मैंने लिया है, काबिल एहतराम। मैंने सिर्फ ये सवाल मैंने हुजूर मेरे बड़े भाई, मैंने ये पूछा कि इन ट्वीट्स के बाद क्या मुज़ाकरात आप देख रहे हैं? बिल्कुल, ट्वीट्स में कोई ऐसी बात नहीं है जिसपे नागवारी का कोई बात हो या गुस्सा करने वाली बात हो। ट्वीट्स में तमाम बातें हकीकत में मबनी हैं। वो तमाम बातें जो हैं, इमरान खान साहब की जगह मैं होता तो शायद ज़्यादा सख्त ज़बान इस्तेमाल करता। इमरान खान साहब की ज़बान बिल्कुल ठीक है, और ट्वीट्स में जो रेज होने वाले इश्यूज़ हैं वो बिल्कुल मुनासिब है। हमने जो हमारे साथ हुआ है, जो इमरान खान के साथ हुआ है, जो उनकी बेगम साहबा के साथ हुआ है, जो उनकी पार्टी के साथ, उनके मेंबरान के साथ, उनकी फीमेल मेंबरान के साथ, उनके घर वालों के साथ, उनके बच्चों के साथ जो हुआ, आप समझते हैं कि इन सारी बातों के बावजूद इमरान खान साहब की क्या वो आई लव यू तो नहीं कह सकते ना, जो उनके साथ किया है। ये सख्त बातें आपको सुनना पड़ेंगी। तो ये नहीं हो सकता कि मुज़ाकरात के नाम पे आप हमें बैन कर दें, हमारे मुंह सीधे, हमारे होंठ सीधे, कि आप अपने ऊपर होने वाले मजालिम का जिक्र ना करें। सर, ये मजालिम का जिक्र भी होगा। फैसल भाई, आप इंतहाई इंफॉर्मेटिव आदमी हैं और वकालत कर रहे हैं, और तमाम केसेस की रिपोर्ट इंटरनल एक्सटर्नल सारी आपके पास होती है, ये हम मानते हैं। क्या आपके पास बुशरा बेगम की बैकडोर डिप्लोमेसी वाली कहानी भी है? ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा है, झूठ है। मैं इसकी तरदीद करता हूँ और बिला खौफे तरदीद करता हूँ। अच्छा, आपने मिलिट्री कोर्ट्स की भी बात की अभी जौहर साहब, इसके हवाले से ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो केस चल रहा है, रिमार्क्स तो बहुत प्रॉमिसिंग आ रहे हैं, बल्कि
वो ऐसे रिमार्क्स हैं कि अगर फैसला अगर इनके बरक्स आ गया तो शदीद हैरत होगी, मुझे तो एटलीस्ट होगी, तमाम लोगों को होगी, जिस तरह के आर्ग्यूमेंट्स जज साहिबान की तरफ से आए हैं। आप लोगों को, आपसे मुराद कि तहरीक इंसाफ को इस आईनी बेंच से कोई खास उम्मीदें नहीं थी। वन सेकंड इज इमरान खान साहब खुद इस बारे में कह चुके हैं, लेकिन अभी ये जो जिस तरह के जिस समत में ये केस बढ़ता नजर आ रहा है, उस पर खान साहब अब क्या राय रखते हैं? इज ही ऑप्टिमिस्टिक? उनको उम्मीद है कि यहाँ पे फैसला वही आएगा जो ओरिजिनली आया था 5 मेंबर बेंच का, इस रिव्यू में भी वही फैसला आएगा? अकबर, मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से कोई उम्मीद नहीं है, और ये जो रिमार्क्स आ रहे हैं ये अनफॉर्चुनेटली सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का नहीं, इससे पहले जो अपीलेट बेंच था उनकी तरफ की बहुत ही अफसोसनाक बात है कि आपने सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल होने दिया, आपने आर्जी हुक्मनामों पे जो है वो रखा, बजाय इसके कि आप पहली गो में ये कर देते। ये सबसे बुनियादी शहरी हक है, फेयर ट्रायल, इंसाफ की फराहमी, आज़ादाना माहौल में शफाफियत के साथ ट्रायल होना, इसको सुप्रीम कोर्ट ने महफूज नहीं रखा। रिमार्क्स आ रहे हैं, रिमार्क्स नहीं आ रहे हैं, आई एम नॉट रियली इम्प्रेस्ड बाय। पहले हो चुका है, उसके बाद ये टू लिटिल यू आर सेइंग। आखिरी सिर्फ छोटा से बता दीजिएगा, जेल से कहीं और इलावा शिफ्ट करने के हवाले से चौर साहब क्या कहते हैं? खान साहब, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अगर उनकी सेहत को या सिक्योरिटी का मामला हुए तो उनको शिफ्ट किया जा सकता है बनी गाला। ये ताज़ा उन्होंने खुद ही अपनी तरफ से कह दिया। पहले मुलाकात करा लें, फिर बाद ही गल करना। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटी सी ब्रेक लेनी थी, आप हमारे साथ हैं। वेलकम बैक जी। इजराइल का, एक ज़ायनिस्ट स्टेट का, जो हम बहुत अरसे से सुनते आए हैं कि एक प्लान है ग्रेटर इजराइल बनाने का, और वो ये है कि दे क्लेम कि जनाब वो कहीं 3000 साल पहले हमारी एक रियासत होती थी जो उनके स्क्रिप्चर्स के मुताबिक है, वो इन ममालिक पर मुश्तमिल थी, जिसमें उर्दन, लबनान, फ़लस्तीन तो है ही, और फिर शाम। मतलब आप सोचिए कि यहाँ पर 2 स्टेट सोल्यूशन की बात हो रही है, और वो अपने अंदर और 4-5 मुल्क मिलाने की बात कर रहे हैं, और उसकी बाबत एक्शंस क्या हैं इजराइल के, वो हमें ऑलरेडी नज़र आना शुरू हो गए हैं। अब जो उसके रास्ते में रुकावट होगा वो जाहिर है कि इजराइल को खटकेगा। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ देम। अरब ममालिक इस सारी सिचुएशन के अंदर अब उनका क्या मामला होगा, क्योंकि ये बाकायदा इजराइल ने जो है ना अब सिर्फ जहन साजी है ना एक हिसाब से कि हम ये करने लगे हैं, जो कि ऑलरेडी ऑन ग्राउंड तो हो रहा है। और फिर एट द वेरी सेम टाइम अमेरिका एंड द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन विच इज गोइंग टू स्वेयर इन, 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, उनकी कैंपेन ने जो वादे किए थे लोगों से और उस पर जो वोट लिए थे, उस पर आगे वो क्या सिर्फ लिप सर्विस तक रहेगा मामला, या ये कहीं रुकेगा भी, या और इजराइल को या फिर कोई लगाम नहीं डाल सकता? ये तमाम सवालात हैं जिनके जवाब हम लेंगे। आज हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब, आपने वक्त दिया। देखें, इसमें तो इजराइल ने कभी लैतुलाल से काम लिया ही नहीं है कि उनका एक्चुअल प्लान है क्या। हाँ, ये ज़रूर है कि वो विद टाइम अब उसकी प्रैक्टिकल सूरत हमें नज़र आ रही है, और फिर जो उसके रास्ते में आएगा तो उसके जाहिर है कि मतलब इजराइल तो बर्दाश्त उसको नहीं करेगा, बट लेकिन एट द वेरी सेम टाइम हमने अपने आप को डिफेंड कैसे करना है, तो इस बाबत सबसे पहला सवाल, फिर हम अपनी तरफ आ जाते हैं। व्हाट इज अमेरिका गोइंग टू डू सर? अमेरिका इस मामले में क्या करने लगा है? डोनाल्ड ट्रंप जिनकी कैंपेन में ये वादे किए गए थे, मैं ये जंग खत्म कराऊंगा, जंग तो खत्म कराना दरकिनार, दूसरी तरफ अगले प्लान्स नजर आना शुरू हो गए हैं कि वो तो जो मैकेनिशंस हैं इजराइल की, वो तो बड़ी जालिम और बड़ी सीरियस किस्म की नजर आ रही हैं। तो व्हाट इज गोइंग डोनाल्ड ट्रंप गोइंग टू डू सर? जी बहुत शुक्रिया, बड़ा इंपॉर्टेंट आपने सवाल पूछा। ज़ाहिर है बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वेरी क्लोज टू एवरीबडीज हार्ट, स्पेशली जो दुनिया भर में मुसलमान रहते हैं और कितने भी जो इंसानी हकूक़ के अलमबरदार है या जो आज़ाद रियासतों में रहने वाले शहरी हैं। इसराइल के जहाँ तक एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइन तोसी पसंदाना ज़ायम का ताल्लुक है तो शुरू से है, वो डे 1 से आज को नए नहीं है। वो गायब उसका इजहार भी करते रहे, चाहे वो 67 की वॉर हो या 1970-74 की अरब इजराइल वॉर हो, बट बहुत सारी चीज़ें बीच में हाइल होती है। ख्वाहिशात रखने पर तो किसी की कोई पाबंदी नहीं है, बट उनका जब हकीकत में उनको तब्दील करना इतना आसान नहीं होता। अमेरिकन पॉलिसी इसराइल के मतलब क्या है, मेरे नज़दीक ये कोई पर्सन स्पेसिफिक नहीं होती, ओवरऑल स्टेट की पॉलिसी होती है। और अमेरिकन स्टेट की जो पॉलिसी है, चाहे वो डेमोक्रेट गवर्नमेंट में हो या रिपब्लिकन हो, वो बाय एंड लार्ज यही रही है कि इसराइल को होल हार्टेडली सपोर्ट करते हैं। आपने देख लिया इलेक्शन कैंपेन में दोनों उम्मीदवार कमला हैरिस भी और डोनाल्ड ट्रंप भी एक दूसरे से सबकत इस बात पे ले जाने की कोशिश करते रहे कि कौन इजरायलियों का और सहूनियों का और ज़ायनिस्ट के ज़्यादा हमदर्दियाँ हासिल करे। उस कॉन्टेक्स्ट में तो दोनों एक ही हैं, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट भी यही कहती है और
उनकी पॉलिसी, ये रीजन हम सबको पता ही है। अभी जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप का ताल्लुक है, मैं जो समझता हूँ कि इलेक्शन के दौरान जो कैंपेन की बहुत सारी बातें होती हैं और पॉपुलिस्ट जो लोग होते हैं जैसे डोनाल्ड ट्रंप भी है, वो बातें करना आसान होता है, बट जब इन पावर आप आते हैं तो बहुत सारी चीजें आप कर नहीं सकते। लास्ट टाइम जी, अभी भी मैं पर्सनली समझता हूँ कि उन्होंने अपनी इंटेंशंस तो जाहिर की है, इसमें कोई एक ज़ाहिर अलग सी बात है। लेट्स सी, वेट एंड सी की पॉलिसी के बारे में देखना। ये बताइएगा, जो आपने बात की कोई ढकी छुपी नहीं है, इजराइल की जो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन है, यानी कि वो इन तमाम इस रकबे तक, एक बड़े रकबे तक, और जिसमें 3-4 मुस्लिम ममालिक आते हैं, वहां तक अपना कब्जा फैलाना चाहता है। ये फरमाइएगा कि आपको आइंदा फ्यूचर के अंदर जिस पर क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट जो हैं वो भी ये समझते हैं कि एक आर्मागेडन होनी चाहिए, एक बड़ी जंग होनी चाहिए, तो उसके बाद वो एक रिटर्न ऑफ क्राइस्ट देखते हैं, या वो एंटी क्राइस्ट की तरफ जो भी इशारे चलते हैं, लेकिन आपको खुदा न खास्ता इजराइल की वजह से इस खत्ते में जंग होती नजर आ रही है, एक फुल स्केल वॉर जो कि फैल भी सकती है। फिर जाहिर है कि मिडल ईस्ट में जंग हो तो फिर पूरी दुनिया उसकी लपेट में आती है। खतरा तो रहते हैं, ग्राउंड रियलिटीज को भी देखना पड़ता है। इजराइल के रास्ते में इस वक्त कम से कम मिडिल ईस्ट की हद तक तो बहुत बड़ा कोई रुकावट नहीं है एज फार एज उनकी जो ओवरऑल जो पॉलिसीज हैं। बट मैंने पहले जैसे कहा कि ज़रूरी नहीं होता कि ऑन ग्राउंड आपके लिए कोई मुश्किलात हैं या नहीं और आप वो सब कुछ कर लें। बहुत सारी इंटरनेशनल बाइंडिंग बहरहाल होती हैं और उस पर अलायंसेस बनती रहती हैं। फिलहाल जंग स्टेट वे शायद इसलिए मुमकिन नजर नहीं आती कि अमेरिका के अलावा दूसरा कोई मिडिल ईस्ट में इजराइल की खुल के उस तरह हमायत नहीं करता और इस तरह की अपोजिशन नजर नहीं आती, क्योंकि जंग के लिए बहरहाल अपोजिशन का होना भी एक बुनियादी चीज है। तो इजराइल की नेबरहुड में तो ऐसा कोई मुल्क नजर नहीं आता जो दुनिया की दूसरी पार है, चाहे वो चाइना हो या रशिया हो, वो अपनी मुखालफत के बावजूद खुल के किसी भी तो आपका मतलब है कि इजराइल उर्दन, लेबनान, शाम पे कब्जा कर रहा होगा, बाकी अरब ममालिक को कोई टेंशन नहीं होगी, वो कहेंगे बिस्मिल्लाह करें आप जो। अरब ममालिक को टेंशन तो होगी, लेकिन क्या टेंशन के अलावा भी कुछ कर सकते हैं? तो जंग को रोकने के लिए वो भी तो होना जरूरी होता है। बट मैं ये समझता हूँ कि बात सिर्फ फिर अरब ममालिक की नहीं रह जाएगी, फिर दुनिया की दूसरी पावर्स की बात भी होगी। और फिर जंग कभी इस तरीके से जंग शुरू करना तो आसान है, उसको फिर खत्म करना, उसको कल्मिनेट करना फिर हर किसी के बस में नहीं होता। जिन्होंने शुरू की होती है उनके बस में भी नहीं रहता। तो जंग की बातें साहब जो आप बात कर रहे हैं, बड़ी जूम आनी सी बात जरा मुझे समझ नहीं आई। मुझे जो समझ आई है, आप फरमा रहे हैं कि जैसे ग्रेटर इसराइल का जो नक्शा आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, उसमें जो अरब ममालिक शामिल हैं, इनके इसराइल के साथ सफारती तल्लुकात भी कायम हैं। तो उस लिहाज से जो आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं, तो अरब ममालिक जो हैं वो इसराइल के इस रवैये को कैसे रोक पाएंगे? कहानी क्या है, जरा इसको जरा एलैबोरेट करें थोड़ा सा। जी, मैंने कहा कि मिलिटरली तो उनके लिए रोकना मुमकिन नहीं, हम सब जानते हैं। बट चूंकि जब इस तरह के मामला होते हैं तो उसमें डिप्लोमेसी बीच में आती है और फिर अरब ममालिक, वो खाली अरब ममालिक खुद नहीं रहते, उनके नेचुरल एलाइज भी तो हैं। डेफिनेटली हमने देखा है। तो जब आप खुल के इस तरीके से अगर किसी मुल्क के ऊपर आप कब्जा करने की कोशिश करते हैं, जैसे इसराइल कहता है कि उनकी ख्वाहिश है कि लेबनान का कुछ इलाका, शाम का या उर्दन का कुछ इलाका ग्रेटर इसराइल में शामिल किया जाए, इस बुनियाद पे कि हिस्टोरिकली वो इसराइल का हिस्सा रहे हैं। अगर इस तरीके से होना शुरू हो जाए तो फिर तो दुनिया में आपका मतलब है कि जो इसराइल के जिनके साथ सफारती तल्लुका जिन ममालिक के साथ हैं और उनको भी नक्शे में शामिल कर रहा है, तो क्या ये खुली दोगली पॉलिसी है? ये क्या है फिर? दोगली पॉलिसी तो है, लेकिन उन्होंने अभी तक ऑफिशियली शामिल नहीं किया। फीलर छोड़े जाते हैं ना जी। तो इजराइल ने ऑफिशियली तो कुछ स्टेटमेंट ऐसी नहीं दी, इसी वजह से उन ममालिक का भी रिएक्शन आपके सामने या मेरे सामने नहीं आया अभी तक। तो ये आप इस तरह की बातें सोशल मीडिया या मीडिया के जरिए छोड़ते हैं रिएक्शन और फीलिंग्स देखने के लिए कि अफेक्टेड लोगों के ममालिक के उसके ऊपर जज्बात क्या है। आपने देखा कि सऊदी अरबिया का बड़ा स्ट्रॉन्ग उसके ऊपर एक रिएक्शन आया, लाइकवाइज टर्की का है, पाकिस्तान का है। बट इमीडिएटली जिन ममालिक की हम बात करते हैं, जिनमें जॉर्डन और जिसमें सीरिया शामिल है, अभी सीरिया रिसेंट सिचुएशन के बाद वहां पर हालात बदल गए हैं। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इतना ईजी नहीं है कि इस तरह की जंग शुरू करना या इस तरीके से इन ममालिक को इसराइल के लिए अपने साथ शामिल करना। अभी आप देखिए गजा में पिछले 1 साल से ब्रिगेडियर साहब, इसराइल के जो मेन लीडर हैं वो कई अशरों से, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं कि पाकिस्तान को अरब ममालिक से ज्यादा खतरनाक मुल्क जो है वो करार देते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इस सूरत हाल में हमें कितना मोहतात रहने की जरूरत है
और हमारी क्या हिकमत अमली है, इस पर कुछ रहनुमाई फरमाएं। पाकिस्तान को इसलिए अपने लिए खतरा करार देते हैं कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक वाहिद इस्लामी मुल्क है जो उनको मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है, मिलिटरीली उनसे बेहतर है, हर लिहाज से उनसे बेहतर है। इसलिए पाकिस्तान के साथ कभी भी वो इस तरह की हरकत नहीं कर सकते। खतरा इसलिए समझते हैं पाकिस्तान के जहां तक पॉलिसी है या क्या करना चाहिए सफारती सतह पे, OIC के प्लेटफॉर्म से या जनरल असम्बली के प्लेटफॉर्म से, अभी तो हम अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर भी हैं 2 साल के लिए, हमें भरपूर आवाज उठानी चाहिए। सिर्फ एक मुसलमान मुल्क होने की हैसियत से नहीं, ये एक बुनियादी असूल है किसी भी सॉवरेनिटी कंट्री की सॉवरेनिटी जो डिफेंड करने का। और जब पाकिस्तान ये करेगा तो उससे डेफिनेटली आप देखेंगे तो एक बिल्डअप प्रेशर होता है, पहले भी होता है। बाकी डायरेक्ट इस कॉन्फ्लिक्ट में आप क्योंकि उनके नेबर नहीं है उस तरीके से तो आप नहीं जा सकते। फिजिकली शमूलियत किए बगैर भी बहुत सारे तरीके होते हैं, और जैसे मैंने कहा सबसे बड़ा डिप्लोमेसी होता है। वो साजिशी मफरूजे ऐसे भी तो आते हैं ना कि जाहिर है कि जो उनको खतरा लगता है वो उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे पहले ईरान को करने की, अब किसी हद तक कर भी लिया उन्होंने, मतलब जो ईरान के जो टेंटिकल्स थे उस खत्ते के अंदर, वो तो उन्होंने 1 बाय 1 उनको तकरीबन न्यूट्रलाइज कर दिया है। फिर वो, ये मैं साजिशी मफरूजे की बात कर रहा हूँ, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि अगली बारी वो पाकिस्तान की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि बहरहाल पाकिस्तान एक एटॉमिक स्टेट तो है, गो कि हम उनके हमसाये नहीं हैं और डायरेक्टली उनको हमसे कोई थ्रेट भी नहीं है ऐसी, लेकिन वो इधर पाकिस्तान की तरफ आएंगे। बट मैं यहाँ पे एक आपसे अब जो हमारा इस वक्त सबसे प्रेसिंग सवाल है हमारे हमसायों से मुतालिक, विच इज़ अफगानिस्तान, और वो वाखान कॉरिडोर के मुतालिक ज़ाहिर है क्यों एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन कहीं से आएगी तो हमें पता चलेगी, लेकिन वो कहानियां हम सुन रहे हैं कि वहाँ पे जनाब उसको कंट्रोल करने के लिए मेरे ख्याल पाकिस्तान के से ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ चुकी है कि अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी को हम रिस्पेक्ट करते हैं, और वाखान में जहाँ तक आपने कहा कि कोई और आके अफगानिस्तान को कंट्रोल कर लेगा, वाखान से अफगानिस्तान तो डेफिनेटली कंट्रोल नहीं होता। एक छोटी सी पट्टी है जो कि सेंट्रल एशिया से मिलाती है, उसकी स्ट्रेटेजिक हैसियत, स्ट्रेटेजिक वैल्यू डेफिनेटली बहुत ज्यादा है, स्पेशली पाकिस्तान के लिए फॉर लिंकेज विद द सेंट्रल एशियन स्टेट। बाकी आपका ये सवाल कि पाकिस्तान के नेबरहुड में, इसमें कोई शक नहीं कि जो दुश्मन पाकिस्तान के हैं, चाहे वो इंडिया है या इनडायरेक्टली एनिमीज हैं जिनकी हम बात भी कर रहे हैं, वो पाकिस्तान को नुकसान तो पहुंचाने की हर वक्त कोशिश करते हैं। डायरेक्टली वो कर नहीं सकते, उनको पता है ये उनके लिए मुमकिन नहीं है। इनडायरेक्टली लग रहते हैं, कभी वो अफगानिस्तान के जरिए TTP है या BLA BRA है, या इंडिया जो कुछ हर वक्त करता रहता है, अभी एक नेक्सस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओवरऑल रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। काबिल एहतराम ब्रिगेडियर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, एक शार्प जवाब दीजिएगा एक सवाल का। आपने फरमाया अभी कि इसराइल जो है वो हमारे नेबर में तो नहीं आता, और आपने फरमाया कि वो हमसे खौफजदा भी बहुत ज्यादा है, इवन के अरब ममालिक से ज्यादा खौफजदा है। ये खौफ क्या है? हमारे पास कोई ऐसी चीज है जो हम यहां से मारेंगे तो सीधी उसके मुल्क में चली जाएगी? क्यों परेशान रहता है इसराइल हमसे? ये खौफ बड़ा क्लियर है जी। आपकी फौज दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट आर्मी है, आपने साबित किया, न्यूक्लियर पावर है, आपकी मिसाइल टेक्नोलॉजी दुनिया की बेहतरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी है, 25 करोड़ का आपका एक मुल्क है। ये सारे के सारे फैक्टर्स इसराइल के नेबरहुड में कोई भी इस तरह की ताकत वाला मुल्क नहीं है। खौफ तो उसको है, बिकॉज बेसिकली बुज़दिल लोग हैं हमास के, सिर्फ एक छोटे से खतरे की वजह से उन्होंने पूरी सोसाइटी को, मुल्क को पल्वराइज कर दिया। खौफ तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। इतना सिर्फ ये कि वो खौफजदा है, बहुत सारे और भी लोग खौफजदा है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक स्ट्रेंथ है, एक फोर्स है, एक ख्वाहिशात तो सबकी हो सकती है आपको नुकसान पहुंचाना, बट जब तक ये आपके तमाम पाकिस्तान एक फोर्स, अल्लाह ताला कायम रखे और दायम रखे इस फोर्स को। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ा डिटेल्ड उन्होंने ही शेड लाइट ऑन ऑल द इशूज दैट आर कंसर्निंग पाकिस्तान, और उसके अलावा इसराइल के जो प्लान है उनके हवाले से भी कुछ बात हुई। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस फिर जरा पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ रहे आप। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PIA के लिए एक खुशखबरी है कि तकरीबन 4 साल हो गए थे यूरोप अमेरिका इन रूट्स के ऊपर परवाज़ों पर पाबंदी थी। अब बिल आखिर यूरोप की पाबंदी ख़त्म हुई और आज पहली फ़्लाइट पाकिस्तान से पेरिस के लिए, फ्रांस के लिए एक्चुअली रवाना हुई। कि ये एक ऐसे वक्त में ये पाबंदी ख़त्म हुई है जब PIA की निजकारी का भी अमल साथ साथ जारी है। प्राइवेटाइजेशन की तरफ ये जो गवर्नमेंट है इस वक्त, इससे पहले भी जब PDM गवर्नमेंट थी तो बड़ा क्लियरली वज़ीर ख़जाना ने भी कहा कि हमने तमाम वो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो कि खसारे में जा रही हैं, जिनमें से PIA एक है और बहुत बड़े खसारे में है, इनको प्राइवेटाइज करना है। तो रेवेन्यू में तो कुछ इजाफा होगा,
कितनी मदद मिलेगी निजकारी के अंदर, या फिर टोटली तो मेरा नहीं ख्याल कि हम इसको लॉस फ्री कर सकते हैं। तो ये जान लेते हैं। मशहूद ताजवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक तर्जुमान है PIA के। थैंक यू वेरी मच मशहूद साहब, आपने वक्त दिया है। डेवलपमेंट तो अच्छी है सर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। सुनने में आ रहा है वो जो अभी जो करंट जो तर्जुमान है PIA के, वो कहते हैं कि तकरीबन 37% 42 अरब के करीब जो रेवेन्यू था PIA का वो आता था यहाँ से, यूरोप एंड अमेरिका से। अब यहाँ पे पाबंदियाँ उठ रही हैं तो कुछ बेहतरी उसके अंदर आएगी। जैसे पिछली दफ़ा बिडिंग में 10 अरब रुपए से ऊपर को गया नहीं, और हमने 85 बिलियन रखा हुआ था उसका। अगर कोई उसके करीब करीब आए तो हम PIA सेल कर देंगे। आपके ख्याल में ये पाबंदी उठने से कोई फायदा होगा? Thank you very much जी for taking me on this show. Definitely it is a very big news, बड़ी अच्छी न्यूज़ है कि 4 साल के बाद जाके जो है वो यूरोपियन मार्केट इज ओपन टू PIA, और जिस तरह का रिस्पांस मिला है तो वो भी एक बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पांस है। इट्स वेरी इंकरेजिंग कि इफ PIA कैन आई मीन रीगेन इट्स लॉस्ट मार्केट, तो वो एक खदशा था जो कि अल्लाह का शुक्र है कि पहली फ्लाइट से ये दूर हो गया है कि जो है हमें जो है हमारी मार्केट जो है वो इंटैक्ट है। एंड इफ वी कंटिन्यू विद द सेम सर्विस एंड स्पिरिट तो इंशाल्लाह ताला जो है यूरोप मार्केट हमारे हाथ से नहीं जाएगी। अच्छा ताजवर साहब, असल मसला जो है PIA का, जहाँ से जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक शदीद लॉस के अंदर है, वो थी यहाँ पे सियासी भर्तियाँ एक तो, और फिर उसको सादा कर लेते हैं मामले को, सियासत पे नहीं जाते, लेकिन एम्प्लॉइज पर प्लेन दुनिया में सबसे ज़्यादा, इतने ज़्यादा किसी और एयरलाइन में नहीं होते। ये एक PIA का मसला है जिसकी वजह से इट हैज़ ऑलवेज बिन इन ह्यूज लॉस। आपके ख्याल में अगर हम प्राइवेटाइजेशन को अभी साइड पे कर दें कि उस तरफ नहीं जाते, ये हम ख़त्म हो सकता है? चूंकि आप तो बाकायदा इदारे के अंदर रहे हैं, या फिर बहुत हर्डल्स हैं उसके अंदर, हम एम्प्लॉय पर प्लेन निजकारी के बगैर ख़त्म नहीं कर सकते? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है, निजकारी के बगैर भी ख़त्म हो सकता है। और जिस तरह के आपने खबरों में सुना होगा कि जब गवर्नमेंट ने इसकी निजकारी का फैसला किया था तो 2 कंपनियां बनाई गई। एक PIACL जो कि इस वक्त ये जहाज़ लेके पेरिस गई हुई है, यानी जिसका जहाज़ जा रहा है, और दूसरी है PIA होल्डको। तो गवर्नमेंट ने ये एक अच्छा काम ये किया था कि टू मेक दी प्राइवेटाइजेशन अट्रैक्टिव, उन्होंने जो इसकी लायबिलिटीज थी वो इन्होंने शिफ्ट कर दी थी PIA की दूसरी कंपनी को, होल्डको को। और अब जो ये नई कंपनी है इसके जिम्मे कोई खास जो है लायबिलिटीज नहीं है। ठीक है। तो जब ये पूरी तरह जब फंक्शनल थी PIA, तो उस वक्त भी जो लॉस होता था तो उसमें तकरीबन 2 से 2.5 बिलियन रुपीस, यानी 2 से 2.5 अरब रुपए हर साल इंटरेस्ट की पेमेंट में, जिसको हम फाइनेंशियल एक्सपेंसेस कह सकते हैं, वो PIA को अदा करने होते थे। तो अब जब गवर्नमेंट ने खुद ही लायबिलिटीज इसके ऊपर से ख़त्म कर दी हैं, तो मेरे ख्याल में अब जब ये फुल फ्लेज ऑपरेशन शुरू होगा तो ये तो ब्रेक इवन से ऊपर हो जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि अगर अब प्राइवेटाइजेशन किया जाए तो जो है उसका कोई ऐसा फायदा होगा, क्योंकि जब वो लायबिलिटीज का जो मेन इशू था, जब तो वो किसके पास जा रही हैं वो लायबिलिटीज, वो किसके खाते पड़ रही हैं? वो जो वहां पे इंटरेस्ट पे करना है, वो लायबिलिटीज को गवर्नमेंट ने अपने पास पार कर लिया है। दूसरी कंपनी बनाई है जिसका नाम रखा है PIA होल्डिंग। समझ गया सर आपकी बात, लेकिन अल्टीमेटली तो वो लॉस तो फिर टैक्स पेयर को बेयर करना पड़ रहा है ना? नहीं, ये इस कंपनी को जो है वो लायबिलिटीज विरसे में अब नहीं मिलेंगी। ठीक है। इनको जो परफॉर्मेंस अपनी शो करनी होगी वो इसी नए पे से शुरू करनी होगी। तो अगर आपने ऑपरेशन अगर फुल फ्लैज चला लिया तो आई एम श्योर कि वो जो आपकी जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस थे वो आपके बहुत ही यानी मिनिमल से रह जाएंगे, विच विल मेक द थिंग ऑपरेशनली प्रॉफिटेबल। काबिल एहतराम ताजवर साहब, आप जो फरमा रहे हैं पाकिस्तान के लिए बहुत खुशी की बात है कि 4 साल बाद पेरिस के लिए हमारी रवाना हो गई है। लेकिन इसकी दूसरी जानिब ज़रा अगर आप गौर करें तो आज 10 जनवरी को न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी पहली परवाज़ जो है वो हमारी रवाना हुई है मस्कत के लिए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त सरमायाकारी और रोज़गार के मौके बढ़ने के हवाले से अगर आप देखें तो ग्वादर एयरपोर्ट जो है वो बड़ा अहम है। PIA क्या मंसूबाबंदी कर रही है इस वक्त ग्वादर एयरपोर्ट के हवाले से? मुझे पूरी मनसूबाबंदी का तो इल्म नहीं है, लेकिन जब तक कि मैं PIA में था तो उस वक्त ग्वादर को बड़ा सीरियसली लिया जा रहा था और ये एक प्लान बनाया जा रहा था कि ग्वादर से मैक्सिमम जो है वो
इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट जो है वो शुरू की जाएंगी। और उसी वजह से आपने खुद ये अभी फरमाया कि जी वहाँ पर एयरपोर्ट जो है वो जो है नया शुरू हुआ है और काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, और वहाँ से जो है वो फ्लाइटों का आगाज़ भी हुआ जैसा कि आप फरमा रहे हैं। तो सिर्फ मस्कत के अलावा ही नहीं और भी बहुत सारी डेस्टिनेशंस हैं, और ख़ास तौर पे जो गवादर है वो हमारे कार्गो ऑपरेशन के लिए बहुत मुफीद साबित हो सकता है आगे चल के, जब यहाँ पे डेवलपमेंट का एक पूरा नेटवर्क जब काम करेगा तो कार्गो की जो ऑपरेशन है वो उसमें बड़ी कामयाबी हमें यहाँ से मिल सकती है, अलावा पैसेंजर ट्रैफिक के, जिसमें कि गवादर को पूरे मुल्क के साथ यानी लाहौर, इस्लामाबाद और इवन चाइना की हद तक भी इसको जो है वो नेटवर्क में शामिल किया जाएगा। काबिल एहतराम ताजवर साहब, आपने यकीनी तौर पर बैनुल अक़वामी इदारे की 2025 की जो पासपोर्ट रैंकिंग के हवाले पर है वो भी देखी होगी कि दुनिया में चौथा कमज़ोर तरीन पासपोर्ट मेरे मुल्क पाकिस्तान का आ गया है, और 106 में से अब वो 133 नंबर पर पहुंच गया है। आपसे पूछना ये चाहता हूं कि आप मेरी आवाम को समझाएं कि ये जो खबरें चल रही हैं, ये जो रैंकिंग होती है, इसका तयन कैसे किया जाता है और पाकिस्तान इस रैंकिंग में अपनी पोजीशन कैसे बेहतर बना सकता है? इस पे जो है पासपोर्ट की रैंकिंग को बेहतर करने में सबसे ज़्यादा तो किरदार ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट और बिलखसूस वजारत ख़ारजा का हो सकता है कि वो इस सिलसिले में अगर कोई इस तरह की कैंपेन चलाएं बाहर के कंट्रीज़ में हमारी एम्बेसीज़ के थ्रू, जिसमें कि ये एक जो है वो बताया जाए कि जी पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल विजिटेबल कंट्री है, लोग यहाँ आएंगे, हम लोग बाहर जाएंगे, तो डेफिनेटली आपके पासपोर्ट की रैंकिंग बेहतर होगी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जितना आपका कॉन्ट्रैक्ट बाहर के ममालिक के साथ रहेगा उतना ही ज़्यादा आपको रैंकिंग में फ़ायदा होगा, और उसके लिए डेफिनेटली एयरलाइन जो है वो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है, और ख़ास तौर पे जो आपकी मकामी एयरलाइंस होती हैं, यानी जैसा PIA है या बाकी जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं, जितना इनका ऑपरेशन बढ़ेगा उतना ही आपकी बाहर में अंडर जो है स्टैंडिंग आपकी बेहतर होगी। तो वजारत ख़ारजा को इसको देखना चाहिए कि पासपोर्ट की रैंकिंग को कैसे बेहतर किया जा सकता है। उनके पास ज़ाहिर है कि इसके बिल्कुल सॉल्यूशंस मौजूद होंगे। दे कैन रन अ वेरी गुड कैंपेन अब्रॉड थ्रू आवर एम्बेसीज। तकरीबन यानी कि आप ये कौम को खुशखबरी देना चाहेंगे कि PIA की साख अब बेहतर होने जा रही है और निजकारी में बोली बढ़ने के इम्कानात ज्यादा हो गए हैं, ये देंगे खुशखबरी? इंशाअल्लाह ताला जी, बिल्कुल, मैं बिल्कुल पुरुमीद हूँ कि निजकारी की तरफ तो मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो उसका आपने रिजल्ट देख लिया था, जो कि एक बहुत ही अजीबो गरीब किस्म की एक हमारे पास रिजल्ट आया था कि जी पूरे PIA के लिए $10 बिलियन की, ये मेरे ख्याल में एक मजाक था या आई डोंट नो व्हाट इट वाज। और उससे अब ये चीज़ सामने आ रही है कि निजकारी इसकी जो है वो मेरे ख्याल में उस वक्त तक नहीं करनी चाहिए जब तक कि आपको प्रॉपर बोली ना मिले। ये तो नहीं हो सकता। वो तो ठीक है ताजवर साहब, लेकिन जो गवर्नमेंट ने जो बिड सेट की थी 85 अरब की, वो आपके ख्याल में ठीक थी, रियलिस्टिक थी? नहीं जी, हमारे ख्याल में तो ये 300 अरब तक जानी चाहिए, क्योंकि जो आपकी जो वर्थ है, आपने अभी खुद मुजाहरा किया है इसका, अभी आप खुद फरमा रहे हैं और खुद आप देख रहे हैं कि 4 साल बाद पहली फ्लाइट चली है और पहली फ्लाइट ही जो है वो पूरी बुक हो गई। तो इसका क्या मतलब हुआ? बेसिकली बिजनेस का तो काम यही होता है, यानी उसको बयान करते हैं कि आपका लोगों पे एतमाद कितना है, मार्केट में आपकी क्या वर्थ है। बाकी इक्विपमेंट जहाज वगैरह वो तो आते रहते हैं, उसका कोई मसला नहीं होता। चल ठीक है, थैंक यू वेरी मच मशहूर ताजवर साहब, आपने अपना कीमत दिया। वो असल में भट्ट साहब जो फरमा रहे हैं ना ताजवर साहब, वो ये कह रहे हैं कि अब जिस तरह से फ़्लाइट ऑपरेशन आपने 2 कंपनियां बना दी, उसके जो नुकसान में खसारे में जो मामला था वो आपने अलग कर दिया, अब दूसरी कंपनी जो है वो नए सिरे से शुरू हो जाएगी, तो लिहाजा अब हमें इसकी निजकारी की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि वो कि पाकिस्तान के जो एम्प्लॉइज़ पर जहाज़ हैं, 500 से ज़्यादा लोग एक जहाज के साथ, पूरी दुनिया में यूं नहीं होता, उनका क्या करना है? उधर आता कोई नहीं है। आप ठीक फरमा रहे हैं और भाईजान भी ठीक फरमा रहे थे। मुझे लेकिन याद आ रहा है कि यार वो चौधरी निसार के मुकाबले में एक बंदा इलेक्शन लड़ा करता था, और कौमी असेंबली में जब वो जीत कर आया तो उसने बयान दिया, जेली डिग्री वाले पायलट सारे पाकिस्तान दे, कई 100 अरब रुपए का नुकसान हुआ। की नासी गुलाम सरवर खान से MNC MPAC नहीं, वो जब से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना
पीटीए छोड़ने का उन्होंने ऐलान किया है तो उनके सारे गुनाह धुल चुके हैं। नहीं तो वो अंदर है बाहर है आजकल। नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली तो अंदर कहां से तो मेरा अरबों रुपए का नुकसान जिसने किया वो कौन जिम्मेदार है? ये आप पूछें जाके उनसे जिनको इससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा चलो ये तो मैं फिर उनसे पूछ लेता हूँ, लेकिन बाजवा साहब आप जाने जिगर हैं, छोटे भाई भी हैं, आपकी इजाजत से अगर आज इजाजत दे क्लोजिंग मैं कर दूं सर प्लीज। लो जी नाजरीन, फिर मैं क्लोजिंग पर जाता हूं और सबसे पहले मैं आपको ये खुशखबरी दूंगा कि एक तो पाकिस्तान को मुबारक हो, हमारे जहाज जो है यूं करके अल्लाह की रहमत से चढ़ गया है बुलंदी पर। लेकिन नाजरीन कल के प्रोग्राम पाकिस्तानी 7:03 पर हम आपके लिए एक बड़ी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी लेकर आएंगे, पाकिस्तान के मुस्तकबिल से जुड़ी, बानी तहरीक इंसाफ की जिंदगी से जुड़ी एक ऐसी स्टोरी फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। आप देखना ना भूलिएगा कल का प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम के लिए सिर्फ इतना ही। इंतहाई काबिल एहतराम अकबर बाजवा और शहजाद हुसैन भट्ट को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।